नेहरू तुझ पर नाज करेगा, सदियों हिंदुस्तान शायद पैदा हो न सकेगा फिर ऐसा इंसान। जंगे आज़ादी में तूफ़ानों का मुँह भी मोड़ा, अज़्म हिम्मत से दुश्मन की तलवारों को तोड़ा। जादू सा कर देती थी दिल पर तेरी तकरीरें, फ़िक्र व अमल की दावत देती हैं तेरी तहरीरें। देश में आज़ादी का परचम जब तूने लहराया, सूखे खेतों को कितनी तदबीरों से लहकाया। बच्चा बच्चा भारत का तेरे ही गुण गाता है, गुलशन के फूलों में तेरी ही खुशबू पाता है। भाईचारा मेल मोहब्बत है तेरी पहचान, इसीलिए तो करती है दुनिया तेरा सम्मान। लोकतांत्रिक भारत की बुनियाद रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर थे। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू एक मारूफ कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से थीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद 1912 में नेहरू हिंदुस्तान वापस लौट आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1916 में उनकी शादी कमला कौल से हुई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए, लेकिन सियासत में उनकी असल शुरुआत महात्मा गांधी से मिलने के बाद हुई। 1916 में 26 दिसंबर को गांधी जी से पहली मुलाकात नेहरू जी की होती है चारबाग स्टेशन पे। कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ भाग लेने आ रहे थे और स्टेशन पे ही महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। उसका पत्थर भी लगा हुआ है चारबाग स्टेशन पर, और यहीं पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी हुआ था। 1916 में गांधी भी यहाँ पर आए थे, तिलक भी आए थे, जिन्ना भी आए थे, और उसमें पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए एक बड़े संघर्ष की शुरुआत करने का एक फैसला किया गया था। लेकिन ये मुलाकात पहली जो हुई वो आगे चल के पूरे दुनिया ने देखा कि नेहरू और गांधी का जो मेल था वो देश की आज़ादी के लिए कितना जो है वो बहुत फायदेमंद रहा। गांधी जी और नेहरू के हमख्याल होने के सबब कांग्रेस पार्टी को और मुल्क को बहुत फायदा हुआ कि अदम तशद्दुद के रास्ते से अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म करने के प्लान में कामयाबी हासिल हुई और मुल्क की मुस्तकबिल की जो तरक्की थी, फ्यूचर प्लान्स थे, उसमें नेहरू जी का जो इनपुट था, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था, उससे फायदे हो कि एक प्लान इकोनॉमी बनी। उसके बाद नेहरू ने अवध के किसानों के आंदोलन में जो योगदान दिया वह ऐतिहासिक है। नेहरू ने महात्मा गांधी की तालीमात के मुताबिक मगरिबी लिबास और महंगी चीज़ें त्याग दी। अब वो खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। 1920 से 1922 में जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अरसे में पहली बार गिरफ्तार हुए। उनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू तो यह है कि उन्होंने बहुत ही रईस घराने के फर्द होने के बावजूद अपने जो ऐश व आराम की जिंदगी थी उसको तर्ज दिया। बहुत छोटी सी जगह जो नगर पालिका अब हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, उसका इलेक्शन लड़के और पब्लिक लाइफ में आए। गांधी जी के मुशीर खास या उनके सबसे बड़े वारिस साबित हुए। तकरीबन 9 साल से ज्यादा जेल में रहे मुख्तलिफ मौकों पर। कुल मिलाकर मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी लंबी जेल आज़ादी की लड़ाई में किसी और नेता ने उनकी उम्र में किया हो। किसान लोग संघर्ष कर रहे थे लगान की माफ़ी के लिए, और जिस तरह की जातियां उनके खिलाफ हो रही थीं
उनके खिलाफ वो लामबंद हो रहे थे। उन किसानों ने नौजवान नेहरू में अपना नायक तलाश किया। वे लोग नेहरू से मिलने इलाहाबाद गए और जब किसानों ने बड़ी सभा की वहाँ पर मुंशीगंज में, और जो मशहूर है, दर्ज है इतिहास में, जहाँ पर फायरिंग की गई, पुलिस ने फायरिंग की किसानों पर, नेहरू उसके चश्मदीद गवाह थे, नेहरू वहाँ पर मौजूद थे। ये थी नेहरू की ज़िंदगी की शुरुआत। उसके बाद नेहरू ने लखनऊ शहर में 86 दिन जेल में बिताए। वो इलाहाबाद में पकड़े गए थे और उसके दूसरे ही दिन उनको लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। सज़ा तो उनको 6 महीने की हुई थी, लेकिन 86 दिन उन्होंने लखनऊ शहर के लखनऊ जेल में बिताए और बाद में कमला नेहरू ने भी जो है वो लखनऊ शहर के लखनऊ जेल में जो है बाकायदा वो अरेस्ट रहीं और यहाँ पे उन्होंने अपनी सज़ा पूरी करी। और उसके बाद नेहरू लगातार किसानों के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए और कुल मिलाकर देश के तमाम दबे कुचले वर्गों के हितों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। फिर नेहरू जी आए मोतीलाल नेहरू के साथ और यहाँ पर जो प्रोविंशियल कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी आपस में मिलके तमाम मसाइल हल कर सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मोतीलाल नेहरू ने पूछा, ये कौन कह रहा है कि नहीं हो सकता है? तो देखा कि जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए और उन्होंने उस बात का विरोध किया जो उनके पिता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश हुकूमत में और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो सकती है। चंद माह बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी की सरपरस्ती में वो हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरे। 1923 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सालाना इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। वो उन लोगों में थे जो गांधी जी से बहुत मुतासिर थे और बिल्कुल मोतक़िद थे, गांधी जी के ऊपर अकीदा रखते थे। आप सभी लोगों की जानकारी में है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुख्तलिफ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग शामिल थे। उसी ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, उनका एक अलग ख्याल था। वो समझते थे कि बिना जंग लड़े, बिना हथियार उठाए हुए हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। लेकिन नेहरू जी गांधी जी के हमख्याल होने के सबब डोमिनेंट जो नुक्ता नज़र उस वक्त पैदा हुआ था, वही आगे चल के कामयाब हुआ और तशद्दुद के जरिए या असलाह के जरिए आज़ादी हासिल करने का जो ख्याल था वो थोड़े से लोगों ने किया। बंगाल में बहुत रहा, एक आंसू साउथ इंडिया में भी था, लेकिन ज़्यादातर मुल्क में ये समझदारी थी कि हम बिना लड़ाई लड़े, बिना तशद्दुद को इख्तियार किए हुए मुल्क को आज़ाद करें। उससे फ़ायदा बहुत हुआ हमारे मुल्क। 1928 में इसी नवल किशोर रोड पर जब साइमन कमीशन यहाँ लखनऊ में आने वाला था, तो उसके प्रोटेस्ट में एक उन्होंने मार्च निकाला, जो कि सरकार के प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस ने क्या किया कि 16 ग्रुप बनाए लखनऊ शहर में और अलग अलग दिशाओं पे जो है साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट उन्होंने किया। नेहरू जी इसी नवल किशोर रोड पर लीड कर रहे थे कि जब ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और वो लाठीचार्ज की कहानी नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिटेल में लिखी है कि किस तरीके से उनको केन चार्ज हुआ, कैसे उनको दर्द हुआ, क्या क्या हुआ। 1930 में नेहरू ने इलाहाबाद में नमक सत्याग्रह किया और 1935 में दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। 1941 में गांधी ने नेहरू को अपना सियासी वारिस और जानशीं तस्लीम किया। 1936 और 1937 में नेहरू कांग्रेस के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए। उन्हें 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1945 में रिहा कर दिया गया। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई थी और जवाहरलाल नेहरू को उस अंतरिम सरकार का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, वाइसराय के अंडर में, इसका मतलब प्रधानमंत्री ही था। तो उस सरकार के मुखिया के रूप में
उन्होंने जो बातें की वो काबिल तारीफ है। एक ऐसा देश जो अभी तक पूरी तरह से साम्राज्यवाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हुआ है, जिसका संविधान अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, उस देश का प्रधानमंत्री ये घोषणा करता है कि एक दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा जिसमें एशिया अफ्रीका के तमाम मुल्कों के वे देश बुलाए जाएंगे जो अपने अपने देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस यानी एशियाई देशों में जहां जहां संघर्ष चल रहा था उन तमाम देशों के नायकों को यहाँ बुलाया गया और 23 मार्च से 2 अप्रैल तक दिल्ली के पुराने किले में एक बड़ा एशियाई देशों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी मौजूद थे। सरोजिनी नायडू ने उसकी अध्यक्षता की थी। वो नेहरू का सपना था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस सम्मेलन में नेहरू ने एक ऐलान किया। नेहरू ने कहा कि अब तक दुनिया के सारे फैसले यूरोप की राजधानियों में होते आए हैं। यूरोप के बड़े देश, संपन्न देश जिन्होंने एशिया अफ्रीका के देशों को गुलाम बना रखा है, सारी चौधराहट वहां पर होती है। आने वाले दिनों में अब जब हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा है, हिंदुस्तान ये सुनिश्चित करेगा अब एशियाई देशों के फैसले, अफ्रीकी देशों के फैसले यूरोपीय राजधानियों में नहीं होंगे। ये सारे के सारे फैसले खुद मुख्तारी से एशियाई देश अपने आप करेंगे। ये नेहरू का ऐलान था। नेहरू ने जेल के तवील नीरस दिनों को रचनात्मक बना लिया। उन्होंने अपनी ज़्यादातर किताबें जेल में लिखीं। तमाम सियासी तनाज़ियात से हटकर नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने मकबूलियत के अलग पैमाने पैदा किए और अपनी बेटी इंदिरा को ख़त लिखकर ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली। अपनी बेटी के लिए जब वो जेल में थे तो जो खतूत लिखते थे पंडित नेहरू इंदिरा गांधी जी के लिए, वो किताबी शक्ल में सबके सामने है। और उसमें कैसे वो आसान अल्फाज में अंग्रेजी में समझा रहे हैं कि दुनिया की तारीख क्या है, कैसे दुनिया बनी है, कैसे आगे बढ़े ये लोग, किस तरह की सिविलाइजेशन है, कल्चर क्या होता है। नेहरू ने जिस तरीके से खत लिखे हैं, चाहे वो अपनी बेटी के नाम लिखे हों, चाहे तमाम पॉलिटिशियंस को लिखे हों, उनके खत एक एक खत जो है वो पढ़ने लायक है। तो युवा पीढ़ी को नेहरू के बारे में, उनके क्या कहते हैं विकास के बारे में और उनकी सोच के बारे में, उनके साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, उनकी सेकुलर सोच के बारे में और उनकी विदेश नीति के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और तभी जो है वो नेहरू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम नेहरू को आम आदमी के पास और ख़ासतौर से युवा पीढ़ी को मॉडर्न जो इक्विपमेंट हैं और मॉडर्न साइंस है उसके तरीके उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करें। जब संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान बनते समय संविधान किन किन बातों पर केंद्रित करे होगा, संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाएंगी, संविधान किस लिए और संविधान से आखिर देश को क्या हासिल होना है, संविधान में किस तरह से राज्य और समाज और व्यक्ति के बीच के रिश्ते तय होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में नेहरू ने 47 की दिसंबर में ही एक ऐसा उन्होंने कहना चाहिए 46 दिसंबर में जब मीटिंग शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत में ही उन्होंने सन 46 में ही ये साबित कर दिया। एक प्रस्ताव रखा जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित कर दिया गया था। ये वही उद्देश्य थे जो बाद में हिंदुस्तान के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी शामिल किए गए। हिंदुस्तान के एक संप्रभु राज्य बनेगा, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा, जिसमें बराबरी की बात की जाएगी, आज़ादी का सपना होगा और सबसे बड़ी चीज़ है आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, हर इंसान को धर्म की आज़ादी, पूजा की आज़ादी, उपासना की आज़ादी, अपने विश्वास की आज़ादी और साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ भी बोल सकने की आज़ादी, बराबरी, हर तरह की बराबरी, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, हर तरह का। तो न्याय के बारे में, बराबरी के बारे में, समानता के बारे में जो कुछ प्रियम्बल में है वो नेहरू ने अपनी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाले प्रस्ताव में साबित कर दिया था। तो जो पूरा प्रस्ताव जो बना, संविधान बना, वो दरअसल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर की जुगलबंदी है। उन दोनों ने मिलकर ही पूरे संविधान का खाका तैयार किया है।
1947 में वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। उन्होंने भारत के पुनर्गठन की राह में उभरने वाली हर मुश्किल का दानिशमंदी से मुकाबला किया। मगर प्रधानमंत्री बनने से पहले का जो सफ़र है नेहरू का, उतना आसान नहीं था इतना समझा जाता है। नेहरू 30 साल तक, सन 17 से शुरू करके और सन 47 तक, पूरे 30 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए दे दी थी। उनका न सिर्फ एक आज़ादी में बड़ा किरदार था, बल्कि हिंदुस्तान को अब जैसा हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं उसकी तामीर करने में बहुत ही कलीदी किरदार रहा। 1935 से प्लानिंग कमेटी बन गई थी कांग्रेस पार्टी में, और उसमें ये सोच विचार होने लगा था कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो किस किस्म का हिंदुस्तान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो 3-4 बहुत अहम कही गई हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, सोशलिस्ट निजाम का मुल्क होगा, सेकुलर निजाम का मुल्क होगा। ये सारी चीजें 1935 के बाद आनी शुरू हो गई थी, और उसका सीधा असर पड़ा कि आज़ादी के फौरन बाद प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनवाया। उसके तहत पूरे मुल्क के सभी सूबों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, न सिर्फ उस साल के लिए बल्कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग का काम किया। यानी अगले 10 साल 20 साल तक क्या होगा उस रियासत में, कहाँ पर पूंजी लगाई जाएगी, कैसे पब्लिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट के सेक्टर में क्या रिश्ता होगा, ये सब चीजें प्लान की गई थी। नेहरू का सपना था हिंदुस्तान के आवाम की तरक्की, आर्थिक विकास, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, और इसीलिए पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने शुरू की। पहली, दूसरी उन्हीं के जीवन काल में पूरी हुई। बांध बनाए उन्होंने, यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने, एम्स बनाया, अस्पताल चलाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए। यानी हिंदुस्तान के आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के जो भी कोशिशें हो सकती थी, वो कोशिशें नेहरू ने अपनी जिंदगी में की। नेहरू की जिंदगी में नफरत की कोई जगह नहीं थी, विभाजन की कोई जगह नहीं थी, दुराव की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ प्यार था, बराबरी थी, सहिष्णुता थी, और सबसे बड़ी चीज ये है अपने विरोधी के विचारों को भी सुन सकने का मादा, और सुन सकने के बाद उस पर गौर करने का मादा। यानी जो भारतीय परंपरा रही है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, बातचीत से, बहस से, बहस मुबाहसे से ही हम सत्य की तलाश में पहुंचते हैं और सत्य तक पहुंचते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो ख्वाब देखा था नेहरू जी ने कि हम एक सेकुलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, उसमें तीनों चीजों पर अहमियत दें। डेमोक्रेसी को मजबूत करें, सेकुलरिज्म को मजबूत करें, और सोशलिस्ट सिस्टम को लागू करें। उन्हें 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। हिंदुस्तान में उनकी सालगिरह को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी की जो सालगिरह है वो 14 नवंबर को होती है। पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग अपनी अकीदत का इजहार करते, अपने एहतराम का इजहार करते। बच्चे हमेशा प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू की मौजूदगी बच्चों में मुस्कुराहट ला देती थी, खुशी ला देती थी। 2 संस्थाएं नेहरू ने बनाई बच्चों को ध्यान में रख के। एक तो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है जो सरकारी किताबें छापता है, अलग से व्यवस्था की गई कि बच्चों के लिए किताबें लिखी जाएं और छापी जाएं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। हिंदुस्तान की जितनी ज़ुबानें हैं सब में बच्चों के लिए किताबें लिखी जानी चाहिए। तो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बनाया गया इस बात के लिए। और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, वहीं पर बाल भवन है। तो बाल भवन नेहरू का सपना था कि इसमें बच्चे छुट्टी के दिन अपने उस्तादियों के साथ आएँ और देखें नक्शों के जरिए, देखें, कहना चाहिए सुने ऑडियो के जरिए कि तमिलनाडु के बच्चे कैसे रहते हैं, तमिलनाडु का बच्चा जाने कि इम्फाल के बच्चे कैसे रहते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये नेहरू का राष्ट्रीय एकता का अपना तरीका था। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हम सबके प्यारे नेहरू जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जवाहरलाल नेहरू की अजीम शख्सियत की तर्जुमानी
अल्लामा इक़बाल के एक खूबसूरत शेर से की जा सकती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।